हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हो कि टूज के सारे फैकल्टी मेंबर आपके सामने हैं नीट 2021 के पेपर एनालिसिस के लिए। तो अब आप देख लीजिए कि एनटीए ने कैसा पेपर दिया है। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। सो प्लीज़ आदिल सर। थैंक यू मैम। तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का पेपर आता है आपके पास, तो फिजिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पेपर एनालिसिस हम कर रहे हैं। 12 सितंबर को आपका पेपर हुआ है और 12 सितंबर के इस पेपर में 2021 फिजिक्स में क्या क्या है देखो। टॉपिक्स इधर दिए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इधर दिए हैं। यूनिट डायमेंशन देख सकते हो, 3 क्वेश्चन आए भैया, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए यूनिट डायमेंशन के हिसाब से ना। तो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जो कि काफी अच्छा नंबर है। तो एनटी ने थोड़ा सा ऊपर नीचे इस बार करके यूनिट डायमेंशन ज्यादा क्वेश्चन दिए। ठीक है, वैसे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार बढ़े हैं, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो ऑब्वियसली उसके अंदर उम्मीद यही थी कि क्वेश्चन बढ़ेंगे इन टॉपिक से। स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन, प्लेन से 2 क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। थोड़ी सी अटपटी सी बात ये लगती है कि लॉज ऑफ मोशन से कम 1 क्वेश्चन तो पूछना चाहिए था, इसके साथ थोड़ा तो जस्टिफिकेशन करना चाहिए था। कोई बात नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो पेपर था वो हम आपको बता दिया। वर्क एनर्जी से 2 क्वेश्चन थे, वर्क एनर्जी से 2 क्वेश्चन बनते थे, बनने यार तो अच्छा है कि वर्क एनर्जी से 2 क्वेश्चन पूछे। तो और क्वेश्चन जो थे वर्क एनर्जी से वो थोड़े से आसान भी थे। ठीक है, आसान लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत मुश्किल से पूछे भी नहीं गए आपसे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन से 4 क्वेश्चन आए हैं। 4 क्वेश्चन रोटेशन से हैं। इसका मतलब यह है कि रोटेशन को बहुत अच्छा वेटेज दिया गया है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते भी हैं रोटेशन से। जब एफटीआर में आपको पढ़ा रहा था, एफटीआर जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि रोटेशन से आपको लगभग क्वेश्चन 4-5 देखने को मिलेंगे, है ना। जेई में भी यही, जेई का एग्जाम जब इस साल हुआ तो उसमें भी यही पैटर्न हमें को देखने को मिला था कि 4-5 क्वेश्चन आपको हर अटेम्प्ट में रोटेशन देखने को मिले थे। तो आगे के लिए भी हम ये मान के चल सकते हैं कि रोटेशन आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है हमेशा। ठीक है, और इसमें आपको याद ये भी रखना है कि 4-5 क्वेश्चन आपको रोटेशन में अगले साल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये एनालिसिस आपको नेक्स्ट ईयर के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही सही एनालिसिस हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना क्या क्या है। ग्रेविटेशन से 1, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से 0, ठीक है कोई क्वेश्चन नहीं है। फ्लूइड से 1 क्वेश्चन आया था, थर्मल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 1 क्वेश्चन था जो कि बहुत आसान था। थर्मोडायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन था। ऑसिलेशन से 2 क्वेश्चन था। ऑसिलेशन देखो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऑसिलेशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी ऑसिलेशन से 1 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि 1 क्वेश्चन तो ऑसिलेशन से पूछा जा सकता है। लेकिन क्योंकि वही बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 कर दिए हैं इस बार, तो किसी ना किसी तो कॉम्पनसेट करना था, तो ऑसिलेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं। वेव्स से फिर 0, इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड से 1 क्वेश्चन, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस मिला के 5 क्वेश्चन आए हैं। तो जो एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है 12th क्लास की पहली किताब का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो अगले साल को भी आपको करना है तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस इसको बहुत अच्छे से आपको देखकर चलना है, बहुत अच्छे से लेकर चलना है, ताकि आपको इसके अंदर परेशानी ना आए। बहुत ही आसान चैप्टर है, पहले चैप्टर बेस्ड है ऑब्वियसली। ठीक है, सारी चीजें पहले चैप्टर से लेकर दूसरे चैप्टर तक आते हो, तो पहले चैप्टर को जब पढ़ रहे हो तो इतना ये समझना कि यही चैप्टर आगे आपको अगले 5-6 यूनिट तक काम में आने वाला है। तो पहला चैप्टर बहुत अच्छे से अगर पढ़ोगे तो जो दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का कैपेसिटेंस जो और पोटेंशियल जो है वो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। और बहुत आसान चीजें होती हैं इसके अंदर, एक बार अगर आपको समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो समझना कैसे भाई, हम हैं आपको समझाने के लिए, हमारे कोर्सेज हैं, आप हमारे कोर्सेज परचेज करें, कोर्सेज परचेज करके और समझे चीजों को। ठीक है, डाउट्स आते हैं तो डाउट्स बताने के लिए हम आपके पास आपके साथ बिल्कुल अवेलेबल हैं। ठीक है, ऑनलाइन आप हमसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 4 क्वेश्चन देख सकते हो। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से 1 क्वेश्चन आया है ना। पोटेंशियल एंड कैपेसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला के 9 क्वेश्चन हो गए। मतलब दूसरे और तीसरे चैप्टर से 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, 50 में से ये 9 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन आपको इन्हीं 2 चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो कितना इंपॉर्टेंस इनका हो जाएगा, और एक रोटेशन का भी इंपॉर्टेंस हिसाब से आप देख सकते हैं। मैग्नेटिज्म और आगे मिला तो मैग्नेटिज्म 12th का पार्ट बहुत ज्यादा आया है इस बार, बहुत ज्यादा 12th का पार्ट आया। आगे देखेंगे हम ही कि कितना परसेंटेज 12th का था और कितना परसेंट 11th का था। और 12th के पार्ट में भी आप देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, पोटेंशियल और कैपेसिटी कनेक्टिविटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स और ये मैग्नेटिज्म मैटर ईएमआई और एसी तक में सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। रे ऑप्टिक्स में आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन है, बाकी कुछ ज्यादा वेटेज इसमें दिया नहीं गया। तो पहली जो बुक है 12th क्लास की, जो पहली बुक है वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगले साल के लिए अगर आपको देखना है, आप चाहते हो, अगर प्रायोरिटी देखना चाहते हो कि बुक्स में किस हिसाब से प्रायोरिटी रखूं, तो 12th क्लास की पहली बुक, देन 12th क्लास की दूसरी बुक, देन आप 11th क्लास की दूसरी, देन 11th क्लास की पहली बुक, 11th क्लास की दूसरी बुक पे इस तरह से प्रायोरिटी कर सकते हो। वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, सो कोई एक एनालिसिस में बता रहा हूं, इसलिए अगर आप चाहो करना तो कर सकते हो। आपके लिए तो सभी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन क्या चीज आपको एक्स्ट्रा लेकर चलनी है, क्या चीज आपको सही से लेकर चलनी है, किस चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो वो ये सारे चैप्टर्स होंगे। ठीक है,
देखो आगे, डुअल नेचर से 2 क्वेश्चन है, एटम से कोई क्वेश्चन पूछा, न्यूक्लियस से सीधे सीधे 3 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। तो एक अनबैलेंस्ड पेपर देखने को मिल रहा है। कर सकते थे यार 2 क्वेश्चन एटम से दे देते, 1 न्यूक्लियस से देते, या दो एटम से देते, 1 न्यूक्लियस से देते, या 1 एटम से देते, 2 न्यूक्लियस से देते। ऐसा नहीं करके तीनों ही क्वेश्चन न्यूक्लियस से दे दिए। और भैया सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन पूछे, सीधे सीधे सेमीकंडक्टर 3 क्वेश्चन पूछे, जो कि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। आप देखो सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन पूछे, आप देखो यहाँ वेव ऑप्टिक्स पूरा छोड़ा हुआ है और सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन पूछ लिए। यार एक क्वेश्चन यहां पर, 2 क्वेश्चन तो वेव ऑप्टिक्स से बनते थे ना, दे सकते थे। बाकी और जीरो कहां पर आ रहा है? वेव में जीरो आ रहा है। एक क्वेश्चन वेव पर आप देख सकते थे। बच्चा पढ़ता है वेव, और ये वेव ऑप्टिक्स बहुत ही ज्यादा टाइम देता है ऐसे चैप्टर्स को। और सेमीकंडक्टर से हम कह सकते हैं चल 3 नहीं 2 क्वेश्चन आए थे, बाकी जो एवरेज क्वेश्चंस होते वो सब में एक एक क्वेश्चन किया जा सकता था। थोड़ा अनबैलेंस पेपर मुझे तो लगा कि अनबैलेंस पेपर है। खैर कोई नहीं, अब तो पेपर हो गया आपका, अच्छा ही हुआ है पेपर, है ना। तो अब जो बीत गई सो बीत गई। अपन बात करते हैं कि आगे 2022 के लिए आपको कैसे तैयारी कर चलनी है। देखो डिफिकल्टी लेवल क्या था। इजी क्वेश्चन में अगर मैं कहूं तो 20 क्वेश्चन इजी आए थे, मीडियम 23 क्वेश्चन थे और डिफिकल्ट 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन होएगा आपके पास। इजी क्वेश्चन का नंबर और डिफिकल्ट क्वेश्चन का नंबर कम है, ठीक है। और मीडियम क्वेश्चन का नंबर जो है वो ज्यादा है। तो ये एक्सपेक्टेड होता भी है कि मीडियम क्वेश्चन का नंबर जो है वो ज्यादा रहता है और इजी क्वेश्चन का नंबर जो है वो कम होता है। अगर पिछले 2 साल के पेपर्स हम देखें, अगर पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर की हम बात करते हैं तो जो इजी क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा थे, ठीक है। और लगभग 2% के आसपास आपके पास डिफिकल्ट, 2 से 3% आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते थे बस। बाकी सब मॉडरेट क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन यहां पर मॉडरेट का नंबर बढ़ा दिया गया, इजी का नंबर घटा दिया गया। तो पिछले 2 साल के कंपेरिजन में, कोविड में जितने भी आपके एग्जाम हुए नीट के, उनसे अगर हम कंपेयर करें, उनसे कंपेयर करके देखें तो हमें थोड़ा सा लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन और सॉल्व होगी, ठीक है, और बेहतर होगी, तो हमें लगता है कि पेपर का जो पैटर्न है या फिर जो लेवल है वो अब अगले साल में आपको और देखने को बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए क्लास 11 से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 11 से कम था और क्लास 12 से ज्यादा था। 36% वाज फ्रॉम क्लास 11 और 64% जो था वो क्लास 12 से था, ठीक है। तो क्लास 12 पर ऑब्वियसली आपको ज्यादा फोकस करना है। 40-60 का रेशियो लगभग रहता है, जो कि इस बार और कम हो गया है इसमें आपके क्लास 11 में, और 12th में और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो केमिस्ट्री अब स्टार्ट करते हैं। मैं कहूंगा योगेश सर और एसआरडी सर आए और आपको बताएं केमिस्ट्री किस प्रकार से रहा पेपर। हाँ भाई, तो ये केमिस्ट्री का एनालिसिस है, देख लो आप, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि पूरा का पूरा पेपर जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड आना है। पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आया, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। और जो हमने इससे पहले कोर्स किया था एफटीआर वाला, उसमें भी हम आपको बार बार बोल रहे थे पेपर एनटीए बना रहा है, पेपर एनटीए बना रहा है, तो पूरा जेईई मेंस के हिसाब से पेपर आना है। वैसा का वैसा ही पेपर, वैसे के वैसे क्वेश्चंस देखने को मिले। और थोड़े दिन पहले एक वीडियो बना के भी डाला था कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो भी आप देख लेते तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो पूरा पेपर एनसीईआरटी से आप देख सकते हो। पहला टॉपिक जो है यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल का टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन आया, क्लासिफिकेशन एलिमेंट से आपका एक क्वेश्चन आया, पीरियोडिक टेबल से, सर पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आया, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सर केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी वाईजी सर ने बताया कि एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन नीट के स्टूडेंट के लिए। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया अभी पढ़ा हमने यहाँ पर कि जो पीरियोडिक टेबल है उससे एक क्वेश्चन दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर, इसको वेटेज भी दिया गया है एग्जाम के द्वारा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही है, तो एक क्वेश्चन वहाँ पर उन्होंने दिया है। बच्चों हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव होती है और केमिकल बॉन्डिंग एक अच्छा चैप्टर भी है। लगभग हम 15 से 20 लेक्चर में इसको फिनिश करते हैं, 15 से 20 लेक्चर में इसको फिनिश करते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर बनते हैं और 3 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ मुख्य रूप से यहाँ पर हमने देखा कि डायपोल मोमेंट, हाइब्रिडेशन वगैरह से पूछे गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। बच्चों नेक्स्ट में बात करें हम फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो गैसेज एंड लिक्विड भी एक 11th का चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, जिसको कहते हैं कि एकदम पप्पू टाइप क्वेश्चन थे। बच्चों नेक्स्ट नंबर पर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक सिंपल सा चैप्टर होता है जिसमें हमें एक थ्योरी बेस से कुछ स्टडी करनी होती है, वहाँ से एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। बच्चों हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन से,
ऐसे हम बात करें कि रेडॉक्स रिएक्शन को एक नया चैप्टर दिया जाता है, लेकिन रेडॉक्स जो रिएक्शन है वो अपने अकार्बनिक रसायन में इन्होंने केमिस्ट्री में हर एक रिएक्शन के अंदर मुझे रेडॉक्स दिखाई देता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रेडॉक्स से कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। आपने देखा होगा कि मेटलर्जी का एक क्वेश्चन था, वो भी एक रेडॉक्स का ही क्वेश्चन था वहाँ पर। तो यहाँ पर जब मैं पढ़ता था तो मेरे को बहुत हार्ड लगता था रेडॉक्स, है ना, मोल कंसेप्ट आसान लगता था। जैसे रेडॉक्स आता था कोचिंग में एक वो फैल जाती थी, अब भाई रेडॉक्स स्टार्ट हो गया, रेडॉक्स स्टार्ट हो गया। तो देख लो नीट का पेपर कितना आसान आया, आप देख सकते हो। रेडॉक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया, मतलब मेन टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया। हालांकि इधर उधर से रेडॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे ना, अभी दिखा दूंगा मैं आपको, वहां पे भी रेडॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, लेकिन मेन जो रेडॉक्स का टॉपिक है वहां से नहीं आया। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन के बारे में तो सर ही बताएंगे। ऐसा सर आपने सही कहा कि काफ़ी टफ चैप्टर था। एक्चुअली क्या हमारे ज़माने में एटोस इंडिया भी नहीं था, यदि उस समय पे एटोस इंडिया होता तो शायद हम भी वहाँ पे उसके स्टूडेंट होते और हम भी इसको रेडॉक्स को यहाँ पर सोल्व कर पाते। चलो कोई बात नहीं, टफ था तो 0 क्वेश्चन दे दिया, उन्होंने हमारी बात को सुन लिया है। बच्चों हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, 11th क्लास का चैप्टर होता है, और उस प्यारे से चैप्टर में हमें छोटी मोटी चीज़ें पढ़नी होती है। उन छोटी मोटी चीज़ों में से इन्होंने एक क्वेश्चन को यहाँ पर सबमिट कर दिया है। तो बच्चों देखा कि आपने एक क्वेश्चन यहाँ पर हाइड्रोजन से हमें मिलता है। नेक्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक के केमिस्ट्री जो केमिकल बॉन्डिंग में लगभग कवर कर लेते हैं। हमें एस ब्लॉक तो हमें एक केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज करने का तरीका है। तो बच्चों यहाँ पर हम एस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर मुझे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अच्छा वेटेज दिया गया है एस ब्लॉक को। दो क्वेश्चन इसके लिए सफिशिएंट होते हैं। मेरा मानना है कि शायद एक क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया है, लेकिन मेरे मानने से कुछ नहीं होगा, जो एग्जामिनर के माइंड में आया उसने वही काम किया। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर हम बात करें पी ब्लॉक केमिस्ट्री की, तो पी ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत ही लेंथी चैप्टर था। यहाँ पर हम ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक स्टडी करते हैं। लगभग मैं इसको 20 से 25 लेक्चर में पढ़ाता हूँ। तो देखिए 20 से 25 लेक्चर पढ़ने के बाद भी इन्होंने एक एक क्वेश्चन दिया, बहुत ही नाइंसाफी है, लेकिन कोई बात नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा था कि एक क्वेश्चन मिला। लेंथी चैप्टर था लेकिन कम क्वेश्चन मिलता है तो बच्चे खुश होते हैं कि चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल चुका है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताइए आप थोड़ा सा। ये देखो आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक है ना, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, इस टॉपिक के अंदर ही 3 टॉपिक कवर्ड होते हैं, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी। तो बनता है यार 3 क्वेश्चन आए भी थे, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी। आईयूपीएसी का भी क्वेश्चन था, आइसोमेरिज्म का भी क्वेश्चन था, जीओसी का भी क्वेश्चन था, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गए। ठीक है, 11th का पूरा पोर्शन यहीं से आता है। और उसके अलावा एक 11th में टॉपिक और है हाइड्रोकार्बन, उस हाइड्रोकार्बन से भी दे दिया। मतलब जो आपकी केमिस्ट्री पार्ट 2 होती है, ठीक है, उसमें से पूरा वेटेज लिया गया है। आप देख भी पा रहे होंगे कि केमिस्ट्री का कोई चैप्टर उसने नहीं छोड़ा है, एक एक चैप्टर से उसने क्वेश्चन पूछा है ना, जो भी मतलब नाम वाले चैप्टर है सबसे क्वेश्चन पूछा है। एक आध चैप्टर में 0 लिखा हुआ मिलेगा आपको, बाकी 1-2 सब में ही चल रहा है। तो सारे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चैप्टर्स में से 3-3, 4-4 सवाल भी पूछे गए, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और ठीक है सर, थोड़ा सा आप बताओ सर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ गया फिर से। देखिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो ये भी एक अच्छा चैप्टर है जो अपने दैनिक जीवन में काम आता है, हमें इसमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। बच्चों ये पढ़ना चाहिए सभी स्टूडेंट को, और एनसीईआरटी में इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। बच्चों यदि आप एनसीईआरटी को कवर करते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा। बच्चों यदि हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट पर आपने देखा होगा रंग बिरंगे हम डायग्राम बनाते हैं, वहाँ पर कुछ बॉल से स्ट्रक्चर बनाते हैं। उन बॉल्स से में ही हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए गए, 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो बच्चों उन डायग्राम से हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिले हैं, तो अच्छा इसका वेटेज मिला हमें यहाँ पर। बच्चों सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन चैप्टर से भी मुझे यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, काफी अच्छा वेटेज है सोल्यूशन का यहाँ पर। बच्चों नेक्स्ट नंबर पर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ भी मुझे 2 क्वेश्चन का वेटेज मिल रहा है, सफिशिएंट है, 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं क्योंकि एक अच्छा चैप्टर है। यहाँ पर थोड़ा सिंपल भी है और थोड़ा इसमें हमें मैथमेटिक्स यूज करनी होती है। ऐसा माना जाता है सर कि नीट की वालों बच्चों के लिए थोड़ा ये टिपिकल हो जाता है, लेकिन ये काफी सिंपल चैप्टर है। ठीक है, यदि आप एक अच्छी जगह पर, बेस्ट जगह पर इसकी स्टडी करते हैं, यदि अच्छी कोचिंग करते हैं तो आप इसके लिए काफी सिंपल हो जाता है। बच्चों सरफेस केमिस्ट्री एक सिंपल चैप्टर है। जनरली हम इसको लास्ट में पढ़ते हैं, जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं 2 दिन पहले सरफेस केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। यदि आप 2 दिन पहले भी इसको पढ़ते हैं तो ये आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं आप। बच्चों यदि हम बात करें जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन की, जिसका छोटा नाम है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं मेटलर्जी, बच्चों इसके अंदर हमने देखा कि 2 क्वेश्चन पूछे गए। सर इसमें मैंने देखा था सर, एक क्वेश्चन टफ आया था। भाई वो क्वेश्चन क्या टफ नहीं था, वो क्या माइंड मेमोरी बेस पे था। ऐसा ही थी, किसी ने डायग्राम से उस चैप्टर को पढ़ा होगा, ये डायग्राम से बनाया पढ़ा होगा, यदि आपने उसका ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम बनाया होगा, अपनी कॉपी में बना होगा, तो आप उस डायग्राम से देख सकते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कहाँ तक जाता है। बच्चों ये जो क्वेश्चन था, जो सर की बात करें टफ था, यदि आप एनसीईआरटी बुक में देखते हैं तो बहुत प्यारा सा एक चित्र बना हुआ है ब्लास्ट फर्नेस का, उसमें उसका मैक्सिमम टेम्परेचर भी नोट किया गया है। तो आप उसके अंदर देख सकते हैं, यदि आपने डायग्राम को देखा है तो आपके लिए वो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है।
बच्चों नेक्स्ट नंबर पर आते हैं पी ब्लॉक की हम बात करें। पी ब्लॉक अपने पास 12th में एक और होता है। 12th की हम बात करें तो 15, 16, 17, 18 है यहाँ पर। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा वेटेज था क्योंकि यहाँ पर 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप से यहाँ पर हमने लगभग एक क्वेश्चन को यहाँ पर सबमिट कर दिया है। बच्चों यहाँ पर हम बात करें डी एंड ए ब्लॉक। डी ब्लॉक की हम बात करें तो डी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली क्या होता है कि नीट के स्टूडेंट्स होते हैं कि सर ए ब्लॉक को भी स्टडी करना होगा क्या, सर ए ब्लॉक को हम कैसे याद करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन याद करेंगे, जनरली छोड़ देते हैं। और कई बार तो हमने देखा है कि कई स्टेट के अंदर जो टीचर इसको कहते हैं कि भाई पढ़ लेना, ऐसा नहीं होता बच्चों। ए ब्लॉक से भी क्वेश्चन दिया गया था, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन भी दिया गया था, कलर के बारे में पूछा गया था। तो ए ब्लॉक भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इस ब्लॉक है। मेरा मानना है कि पूरी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम किसी चैप्टर को यहाँ पर मिस नहीं कर सकते हैं। बच्चों कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये हमारे केमिस्ट्री की जान है। इसको मैं बोलता हूँ कि ये केमिस्ट्री का एक हार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट है। और बच्चों जब इसको हम पढ़ते हैं तो काफी इंटरेस्ट आता है, इतना इंटरेस्ट आता है कि जैसे मैं एक म्यूजिक सुन रहा हूँ, मैं डांस करना चाहता हूँ, ऐसा मुझे फील होता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी मैं काफी इंटरेस्टिंग फील कर रहा हूँ अपने आप को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो बच्चों हेलो तो बहुत अच्छा है बेटा, हेलो एल्केन हेलो एरेन, ठीक है। 12th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री पार्ट 2 का, केमिस्ट्री पार्ट 2 में हेलो एल्केन हेलो एरेन से क्वेश्चन आना ही बनता था। SN1 SN2 इतना पढ़ते हैं और साथ के साथ एलिमिनेशन भी पढ़ते हैं। एलिमिनेशन से क्वेश्चन आया था बिल्कुल लल्लू, ये पूछा था भैया सेट जेफ होगा या हॉफमैन होगा। सेट जेफ वाला क्वेश्चन था, सिंपल सा, ठीक है। फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर से क्वेश्चन, अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाया जाता है आपको। अल्कोहल फिनॉल ईथर इतना सिंपल चैप्टर है, ठीक है। और अल्कोहल फिनॉल ईथर आधा तो हेलो एल्केन हेलो एरेन में पढ़ा देते हैं, तो वहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे बड़ा चैप्टर होता है क्लास 12th की बुक का, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। और कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले इसके अंदर से, जिसमें हेलो फॉर्म का क्वेश्चन भी था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला क्वेश्चन भी था, रिडक्शन वाला, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। देखो मैंने आपको FTR पढ़ाते वक्त भी बोला था कि आपके पास 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जब मैं JEE मेन के पेपर का डिस्कशन कर रहा था तो मैंने आपको FTR में ये भी बोला था कि आप वो डिस्कशन जाके देख लो जो JEE मेन के शिफ्ट के पेपर चल रहे थे। मैंने इसलिए बोला था NTA पेपर बना रहा है, अब आप देख लो। मैंने वहां पे बोला था अमीन, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। और उन चारों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया है, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक को कहां से कहां पहुंचा देता है आप भी जानते हो। बात समझ रहे हो? देखो सबसे एक एक क्वेश्चन, और नाइट्रोजन से तो 2 क्वेश्चन आए, एक तो हिंसबर्ग रिएजेंट वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके नाइट्रोजन यानी अमीन वाले चैप्टर से आया, एक बेंजीन डाइजीनम, एक एरोमेटिक अमीन से आया था और एक एलिफेटिक अमीन से क्वेश्चन आया था। बात समझ रहे हो? ठीक है। इसके अलावा अब हम आपको ये बता देते हैं कि ओवरऑल पेपर का क्या वेटेज रहा था। इजी क्वेश्चन क्या है, मीडियम क्या है, डिफिकल्टी क्या है। तो सर बताओ आप, इजी मीडियम डिफिकल्ट क्या थे? तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो हमने यहाँ पर इजी और मीडियम जो डिफिकल्टीज आपको शो करी है, ये जब एग्जाम से जब बच्चे फ्री हुए थे, कॉलेज के बाहर से निकले थे, स्कूल के बाहर से निकले हैं, तो हमसे पूछा गया कि भाई आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री में टफ लगे, कितने डिफिकल्ट लगे। भाई हमारा मानना था कि यहाँ पर सभी क्वेश्चन लगभग ईजी थे, लेकिन बच्चों के एनालिसिस से हमें पता लगा, जब हमने उसका रिव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि सर केमिस्ट्री में हमें यहाँ पर 19 क्वेश्चन तो बहुत ईजी लग रहे हैं, मीडियम का वेटेज ज़्यादा है 24 है, और यहाँ पर हमने डिफिकल्टीज की बात की तो 7 क्वेश्चन यहाँ पर हमें डिफिकल्ट लगे। बच्चों यहाँ पर हमने बात करी हमारे स्टूडेंट से, टूल्स इंडिया से, तो उन्होंने कहा कि सर ईजी तो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा ईजी मिले। उन्होंने कम से कम 25 क्वेश्चन को ईजी बताया, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि सर 15 क्वेश्चन डिफिकल्टी हुए हैं। भाई उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों, क्योंकि सर हमने पूरा का पूरा यहाँ पर आपके कोर्स में पढ़ा हुआ है, FTR में पढ़ा हुआ है, लॉन्ग ईयर कोर्स में पढ़ा हुआ है, तो लगभग वो सारे क्वेश्चन जो हमने इस एग्जाम में देखे थे सर, वो लगभग पूरे के पूरे कवर हुए, जो हमने उसको सोल्व किया था पूरे पूरे वहाँ पर मतलब अपन स्क्रीनशॉट लगा के भी दिखा सकते हैं कि भाई हमारे कहा भी गया कि ये 5 स्टार है, ये चॉकलेटी ये डेयरी मिल्क वाला क्वेश्चन है, ये तो आएगा सही, ये तो हमेशा आएगा, वो आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो बच्चों ये स्टूडेंट के एनालिसिस से पता लगा कि डिफिकल्टीज लेवल कितनी है और किस प्रकार से हमने यहाँ पर लेवल को चेक किया। बच्चों यदि हम बात करें कि यहाँ पर कि हमारे 11th जो क्लास है, 11th क्लास से कितना वेटेज रहा केमिस्ट्री का, 12th क्लास से कितना वेटेज रहा। बच्चों 11th क्लास से हम वेटेज की बात करते हैं तो देखिए आपको योगेश सर बता रहे हैं अभी। देखो एक चीज और मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट रहे, तो जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन थे ना, तो दोनों पार्ट में से कुछ कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट में से रहा होगा। ठीक है, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ फटाफट से कि 11th में से क्या है, 12th में से क्या है। 11th का पोर्शन छोटा ही रहता है, तो 40% वहाँ से आया आपका। 12th का पोर्शन हमेशा मेजर रहा है, तो वहाँ से ज़्यादा आना ही था। 60% आपका 12th का वेटेज रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका केमिस्ट्री का एनालिसिस था। अब जो है बायोलॉजी का आपको एनालिसिस करना है। बॉटनी और जूलॉजी के बारे में जो है मैडम और सर आपको बताएंगे, अजय सर और दिव्या मैम। ठीक है सर, तो हेलो बच्चों,
देखो आपने देखा पेपर कैसा आया था, बहुत इजी पेपर आया था, ठीक है। और एनटीए ने इतना इजी पेपर आपको दिया है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपका पेपर था। तो बॉटनी का पेपर एनालिसिस हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे यहाँ पर क्वेश्चंस थे जो कि बॉटनी के जूलॉजी में डाल दिए गए और जूलॉजी के बॉटनी में, ठीक है। तो प्लांट डाइवर्सिटी आप ले लीजिए, प्लांट डाइवर्सिटी में से 6 क्वेश्चन थे और मैंने आपको बताया था कि प्लांट डाइवर्सिटी में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से इन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे हैं। सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, ये कॉमन है, बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी है। तो यहाँ से इन्होंने 9 क्वेश्चन पूछे। देखिए 9 क्वेश्चन, तो ये आपको पहले ही बता दिया गया था कि सेल बायोलॉजी ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है, जैसे कि सेल बायो हो गया, जेनेटिक्स हो गया, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बायोमोलिक्यूल, इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए यहाँ पर जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से 11 क्वेश्चन हैं और 11 में से भी मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स से कम थे। इवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इवोल्यूशन से थे। स्ट्रैटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें से आपके 4 क्वेश्चन बने हैं। बायोटेक की बात करें तो यहाँ पे 11 क्वेश्चंस बने हैं। लेकिन आपको पता है कि बायोटेक एक ऐसा आपका चैप्टर है जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस को भी टच करता है, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल को भी टच करता है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनना कॉमन सी बात है। इकोलॉजी में 9 क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन हैं, एनाटॉमी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए मॉर्फो और एनाटॉमी, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से हर साल यही रेशियो रहता है, क्वेश्चन आने का रेशियो हमेशा यही रहेगा। मॉर्फो में से 2 क्वेश्चन और एनाटॉमी में से 3 क्वेश्चन, और एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन उठ के आई है। तो प्लांट फिजियो की बात करें यहाँ पे 8, और प्लांट फिजियोलॉजी कितनी बड़ी थी, तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताया भी था एफटीआर में कि इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। प्लांट डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन। सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन में से 5 क्वेश्चन जो कि इन्होंने बॉटनी में डाले हैं। बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल में 2 क्वेश्चन जो कि इन्होंने यहाँ पे बॉटनी के पार्ट में डाले हैं, ठीक। जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो हमारे बॉटनी वाले सेक्शन में इन्होंने 5 क्वेश्चन डाल दिए थे। आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 11, और 11 में से 5 क्वेश्चन इन्होंने कहाँ पे डाल दिए, हमारे बॉटनी वाले सेक्शन में डाल दिए हैं, ये देखो। चलो इवोल्यूशन में 1 क्वेश्चन डाला है, जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला, अगर आपको पता हो तो। स्ट्रैटेजी फॉर फूड एनहांसमेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चन हैं। बायोटेक्नोलॉजी में से 7 क्वेश्चन, इको में से 6 क्वेश्चन, और टोटल आपके 50 क्वेश्चन। तो बच्चों आप देखिए कि पेपर तो काफ़ी इजी था, इसका हम लेवल भी देख लेते हैं। इजी 36 क्वेश्चन यहाँ पे इजी थे, मीडियम लेवल के 12 क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट टाइप के यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, और ओवरऑल आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 50। अब आपको सर बताएंगे कि जूलॉजी का पेपर एनालिसिस कैसा रहा, जूलॉजी का पेपर। तो मैं हैंड ओवर करती हूँ जूलॉजी के सर को। अजय सर। हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप? तो मैं क्या कहूँ आपको, डॉक्टर्स कहूँ, क्योंकि तारीख क्या हो गई है, 12 निकल चुकी है, यानी कि अब आप किस कैटेगरी में आ गए हैं, डॉक्टर्स की कैटेगरी में आ गए हैं। और जो बच्चे इस वाले प्रयास के अंदर सफल नहीं हो पाए हैं वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और वो कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, उनकी ड्रॉप वाली कैटेगरी। लेकिन निराश नहीं होना है, पेपर बहुत अच्छा था और आपने बहुत अच्छे से किया। कुछ एक क्वेश्चंस जो थे वो आपको ट्रिकी लगे होंगे, लेकिन वो भी आप अच्छे से हल कर चुके हैं, मैं समझ चुका हूं इस बात को। तो चलिए थोड़ा सा एक एनालिसिस ले लेते हैं हम कि किस तरह से जूलॉजी का पेपर आपके सामने दिया गया। देखो अगर लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पर जो इजी मीडियम था वो लास्ट ईयर ज्यादा था, लेकिन इस ईयर की अगर हम बात करें थोड़े से क्वेश्चन इजी में यहां पे कम कर दिए गए। थोड़े बहुत से मतलब सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन का ही आप जो है एक रेशियो ले सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। चलो एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें बच्चों, देखो यहां पर आपको जो है 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कितने क्वेश्चन मिले आपको एनिमल डाइवर्सिटी से? यहां आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले। क्लियर है? चलिए बिल्कुल 4 क्वेश्चन आपको यहां पर दिए गए हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं सभी, तो अगर आप इसकी बात करें तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है, जिसमें आपके जो फाइलम्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, यानी कि एनिमल टिश्यू चैप्टर, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है
ठीक है, उसको जो जितनी भी लेयर्स होती हैं, ठीक है, हम एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें या किसी भी टिश्यूज की बात करें तो वो सब इसी के अंदर कवर अप होता है। तो यहां से भी जो है आपको अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अराउंड 5 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये पेपर भी जो था वो मतलब अगर हम बात करें हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को यहाँ पे वेटेज मिला है, ठीक। ह्यूमन फिजियोलॉजी आप जानते हैं, जान है हमारी जूलॉजी की, तो इसमें से हमेशा से मैं आपको कहता हूं जो वेटेज होता है क्वेश्चंस का वो हमेशा अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए 12 क्वेश्चन आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी से निकल कर आए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल था ना, लिटरली मैं आपसे बात करूं तो बहुत अच्छा लेवल था। जिसने एनसीईआरटी तरीके से पढ़ी है वो आराम से सॉल्व करके आया होगा। और मैंने कहा था आपसे, अगेन रिपीट करता हूं, एनसीईआरटी से बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है। इसको कर डाला तो बस आपकी लाइफ झींगा लाला, समझते हो। चलो, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों की यूनिट में हम इसको काउंट करते हैं। तो यहां से जो है आपको 4 क्वेश्चन बन के आते हैं, ज्यादा भी बन के आते हैं, लेकिन इस बार यहां से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। चलिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो यहां से भी 3 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से हमेशा से आपसे 1 क्वेश्चन या कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछा गया है, तो वेटेज हर एक चैप्टर को मिला है। प्लांट डाइवर्सिटी, यानी कि जैसा कि आपको मैम ने भी बताया कि जो बॉटनी के कुछ चैप्टर्स हैं उनको यहां पे मिक्स सेक्शन था, ए और बी, ठीक है। जैसा आपको पता है 35 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे टोटल। तो उसमें से यहां पर जो है बॉटनी के कुछ क्वेश्चन जो है वो यहां पे जूलॉजी में ऐड किए गए। जैसे प्लांट डाइवर्सिटी से 1 क्वेश्चन आया आपका, सेल बायोलॉजी सेल डिवीजन से यहां पे 4 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, और जबकि बायोमोलिक्यूल से यहां पे सिर्फ 2 क्वेश्चन लिए हैं। यानी कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज था उस वेटेज को थोड़ा सा यहां पे ट्रांसफर कर दिया गया, सेल बायोलॉजी में भी ले लिया गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करें जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। तो इस इनहेरिटेंस को आप बॉटनी में पढ़ते हैं, लेकिन जूलॉजी के अंदर इसके क्वेश्चंस क्या कर दिए गए, यहां पर ऐड कर दिए गए, क्योंकि टोटल क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो 11 क्वेश्चंस यहां से देखे गए थे, ठीक है। एवोल्यूशन की बात करें, एवोल्यूशन में से मोस्टली क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार यहां से 1 क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। तो एवोल्यूशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंदी भी पढ़ता है, लेकिन जब हमने एफटीआर करा था तो बड़े तरीके से हमने इसको एक कहानी के रूप में पढ़ा था। आई होप आपने बच्चों ने बहुत पसंद भी किया था। चलिए, स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन की बात करें तो सिंपल 2 क्वेश्चन यहां से निकल के आए। बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत वेटेज रखता है, टोटल हम बात करें 11 क्वेश्चन निकल कर आए हैं। तो यहां पर जो है बायोटेक्नोलॉजी पे यहां पे हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। इकोलॉजी वाले पार्ट में यहां पे क्वेश्चन की सीरीज नहीं है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 50 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जूलॉजी के हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को वेटेज दिया गया है और वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप। लेवल की बात कर ले भाई, पेपर का लेवल, तो मैंने आपसे बात करी कि लास्ट ईयर जो लेवल था वो कैसा था, इजी लेवल थोड़ा ज्यादा था, ठीक है, मीडियम लेवल थोड़ा सा कम था, और फिर डिफिकल्टी लेवल और कम था। लेकिन इस साल डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा यहां पे इन्होंने क्या रखा है, 2 क्वेश्चन डिफिकल्टी के रखे हैं, लास्ट ईयर भी इतना रेशो था। मीडियम लेवल जो है यहाँ पे 4 आ गया, क्योंकि इस बार जो है इजी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 44 क्वेश्चन का रेशो इन्होंने रखा है, यानी कि इजी क्वेश्चन इस बार भी क्या थे, ज्यादा थे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में 2-3 क्वेश्चन का फेयर था, और यहाँ पे इन्होंने 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मीडियम वाले में डाल दिए, बस इतना सा ही है। ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो बहुत अच्छा पेपर था, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड था। जिसने भी एनसीईआरटी दिल से पढ़ी होगी, नजर गड़ा के पढ़ी होगी, उसने पेपर आसानी से सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलिए, अगर हम परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो देखिए हमेशा हम देखते हैं कि हमारी 11th क्लास का जो वेटेज है ना वो ज्यादा निकल कर आता है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, बायोमोलिक्यूल का पार्ट है, कंप्लीट होता है। तो मेन वेटेज हम किसको देते हैं, हम मेन वेटेज ह्यूमन फिजियोलॉजी को देते हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर जो रिलेट करता है वो क्लास 12th में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो वैसे 8 चैप्टर जो होते हैं ये मेजर पोर्शन होता है हमारे जूलॉजी का, ठीक है। तो यहां से देखिए 12th क्लास में से बात करें 49%, तो ज्यादा रेशो कम नहीं किया इन्होंने, 50-50 का रेशो रखते हैं, लेकिन बस यहां पे क्या हुआ, 11th क्लास में 1% का रेशो इन्होंने बढ़ा दिया। आई बात समझ में। तो ये कंप्लीट आपका एनालिसिस था बच्चों, जो हमने आपके सामने शेयर किया। तो आई होप कि जो भी मेरे बच्चे हैं जिन्होंने जम के पढ़ाई करी, दिल से पढ़ाई करी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और वो अपनी मेडिकल सीट ले ही लेंगे। ले क्या लेंगे, मतलब अब बस यही तैयारी कि आप अपनी मेडिकल सीट प्राप्त करना ही चाह रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे हैं जो इस अटेम्प्ट को अच्छे से नहीं कर पाए, वो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे ईटूज इंडिया के हिंदी मीडियम चैनल को। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।